फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, पीडीएम ने पहले भी जलसे किए, एक ही स्टेज से मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब तकरीरें करते रहे, लेकिन कल के जलसे के बाद हमने देखा कि हुकूमत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है। आज भी जिस तरीके से आप लोगों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बातें की, लग रहा है कि अब वाकई हुकूमत भाव दे रही है ऑपोजिशन की तहरीक को, ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च की धमकियों को, ऑपोजिशन के इस्तीफों की धमकियों को। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जलसे पर पीडीएम का इकट्ठा होना, खासकर मरियम नवाज का गड़ी खुदा बख्श जाना, ये क्यों हुकूमत इस पर इतनी तनकीद कर रही है? देखिए, बात यह है कि पहले तो उस जलसे से तनकीद शुरू हुई ना। ये तो नहीं हो सकता कि यकतरफा हम बकवास सुनते रहें और आगे से जवाब ना दें। जिस किस्म की तकरीरें वहाँ पे हुई और जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई, ये तो जाहिर है कि उसका जवाब जो है वो देना था। दूसरा ये देखिए, 15 तकरीरें हुई वहाँ पे और जलसे से चंद घंटे पहले बलूचिस्तान में हमारे 7 जवानों की शहादती, एक आदमी ने उन शहादतों के ऊपर एक लफ्ज नहीं कहा और ऐसी बेसरोपा वहाँ पर गुफ्तगू हुई है कि उसको देख के बंदा हैरान हो जाता है। और ये जो मरियम नवाज एंड कंपनी है, ये तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बहरूपी है। कभी इनसे पंजाब में होंगे तो कहेंगे जाग पंजाबी जाग, सिंध में जाएंगे सिंधी नेशनलिस्ट बन जाएंगे, बलूचिस्तान में बलूची नेशनलिस्टों के साथ मिल जाएंगे, फौज के साथ फौज के चमचे हो जाएंगे और यूं ही मोदी के पास जाएंगे तो कहेंगे जी सारी खराबी की तो फौज कर रही है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं। सो इनसे बड़े बहरूपी पाकिस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और कल जिस किस्म की उन्होंने तकरीर की है और जो लैंग्वेज ली है, अभी तो उसका पूरा जवाब नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि ये तो ऐसे ही बच्चे हैं, इन्होंने अपना ज़िंदगी में इन्होंने ना कभी कोई काम किया, ना कभी जो है वो कभी कोई उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है। पहले ही रिज्यूम सीवी हाथ में लेके फिर रहे हैं, पहली नौकरी हमें वज़ीर-ए-आज़म की दे दें। ये तो इस पे तो बड़ी बेइज्जती की बात है। मरियम नवाज कह रही है यही बच्चे तिगनी का नाच नचा रहे हैं। देखिए, वो तो खैर देख ही रहे हैं ना, मरियम नवाज का या बिलावल भुट्टो का तो अपनी पार्टीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उनकी अपनी क्या जो है वो इस वक्त पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। मुझे बताइए, जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर इन पार्टीज में कोई पत्ता भी हिल सकता है? और ये जो दोनों मरियम और नवाज शरीफ हैं, ये तो अपने वालिदैन के शूज में इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके इस वक्त कंधे के ऊपर बैठे हुए हैं। जब अपने कद के ऊपर खड़े होंगे तो इनसे बात करेंगे। अभी इनसे क्या आपने इंटर्निस की बात की है, कोई इंटर्नशिप है कि इनको हुकूमत दे दें? तो वो तनकीद आप लोगों पे यही हो रही है कि हुकूमत भी तो आप लोगों को मिली, आप लोग भी तो जो अपनी नाकामी का वज़ीर-ए-आज़म एतराफ़ करते हैं, हम अभी सीख रहे हैं, हमें तजुर्बा नहीं था, हमें पता नहीं चला, जब हुकूमत से पहले थे तो कुछ और बातें थी, जब अंदर आए तो कुछ और पता चला। तो ये भी तो इंटर्नीज वाली बातें, ये आप पे भी तनकीद हो रही है कि आप भी इंटर्नशिप कर रहे हैं? देखो शाज़िया, जब भी आप आधा बयान रखेंगी सामने और आधा बयान जो है वो नहीं होगा तो उसका कोई भी माने पहनाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म की बात की है। वो ये कह रहे हैं कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो ट्रांजिशन जो है उसका तरीक़ाकार होना चाहिए। प्रॉब्लम पाकिस्तान में है कि फॉर एग्जांपल आप मसलन आप देखिए, हम कहते हैं बिजली बड़ी महंगी है। अब बिजली बड़ी महंगी है तो जो हुकूमत इन वेटिंग है उसको पता ही नहीं है कि बिजली इसलिए महंगी है कि जो जाने वाली हुकूमत है वो इतने महंगे बिजली के सौदे कर गई है। जब आप हुकूमत में आते हैं 2-3 महीने टीम बनाने में करने में लगते हैं और 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि ये इसलिए तो महंगी है कि पिछली हुकूमत ये कारनामे कर गई है। तो जब तक आप ट्रांजिशन की एक फिलॉसफी नहीं तय करेंगे, ट्रांजिशन का तरीक़ाकार नहीं तय करेंगे, तो ये मसला जो है ये दरपेश रहेगा, जिसकी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ने इशारा किया और वो बिल्कुल दुरुस्त बात की तरफ इशारा किया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, परसों वज़ीर-ए-आज़म ने एक बात की, जो अपोजिशन है कि एनआरओ लेने के लिए इदारों पर दबाव डाल रही है, इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। ज़ाहिर है फौज की बात कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई एनआरओ देगा वो मुल्क के साथ गद्दारी करेगा। ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म तो कई बार ये बात कर चुके हैं, भाई मैं एनआरओ नहीं दूंगा, इस बात पर तो कोई समझौता हो नहीं सकता, इस बात पर कोई आप लोगों से बात नहीं हो सकती। तो ये किसको मैसेज दे रहे हैं कि कौन है जो और एनआरओ की बात कर सकता है? फौज को ये पैगाम देने की कोशिश की गई है? हमसे ही मुतालबा है ना, हुकूमत फौज का हिस्सा है, हमसे ही मुतालबा है कि हमें एनआरओ दिया जाए, रिलीफ दिया जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की है कि इनको इस तरह का कोई रिलीफ देना जो है वो गद्दारी के बराबर होगा।
प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि ये कहते हैं, फौज से कहते हैं कि आप हुकूमत का तख्ता उलट दें। अपोजिशन कहती है कब हमने ये बात की है, कब डायरेक्ट उन्होंने ये बात की है, कहाँ की है, किस जगह पे की है, किस जलसे में की है? गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर उठा के देखिए, कोयटा के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर उठा के देखिए। जो रेटरिक है, आज मिसाल के तौर के ऊपर आप राना सनाउल्लाह का बयान देखिए कि अगर आज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट वापस ले ले हुकूमत से तो अगले मंगल को हुकूमत नहीं होगी। आज ही राना सनाउल्लाह का बयान है, बाकी थोड़ी थी। तो ये तो रोज़ इसी बात के ऊपर चीख चला रहे हैं। जमहूरियत अगर आप बात करते हैं तो जमहूरियत में तो फिर फौज हुकूमत का हिस्सा है। आप कैसे कह सकते हैं कि फौज ये हुकूमत से हट जाए और हुकूमत का साथ ना दे और ये ना करे? अगर आप जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, इमरान खान 1,72,00,000 वोट लेके आए हैं, किसी के एहसान पे तो नहीं आए। और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और फौज समेत तमाम इदारे इस हुकूमत को सपोर्ट करने के आईनी तौर के ऊपर बाउंड है। और चाहे वो कोई भी इदारा हो पाकिस्तान में, वो इस हुकूमत को सपोर्ट करने का बाउंड है। सही। अगर मैं आपसे ये पूछूं फवाद चौधरी साहब कि हुकूमत अगर ऑपोजिशन को फेस सेविंग के लिए कोई रास्ता देना चाहे या देना चाहती है तो वो क्या रास्ता हो सकता है? देखिए ना, पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात की बात हमने की है। मुज़ाकरात डेफिनेटली जो है वो होने चाहिए। पीएम साहब ने पहले बात की है कि एनआरओ के अलावा, अकाउंटेबिलिटी के अलावा मुज़ाकरात जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं और वो डेफिनेटली होने चाहिए। और उन्होंने फ़ोरम तजवीज़ किया है, पार्लियामेंट का फ़ोरम है जहाँ पे मुज़ाकरात होने चाहिए। उन्होंने एजेंडा तजवीज़ किया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। तो जब एक दफ़ा अपोजिशन एंगेज होती है गवर्नमेंट के साथ तो फिर सारे मामलात के ऊपर बातचीत हो सकती है। तो दुरानी साहब की जो ट्रैक 2 डायलॉग की बात थी, तजवीज़ कह लें इसको, जिस पर हुकूमत के बारे में यही कहा गया कि शायद हुकूमत ने भेजने की कोशिश की है, हुकूमत बात करना चाहती है। मरियम नवाज़ कहती है भाई घर वालों को तो मिलने दिया नहीं जाता 2-2, 3-3 हफ्ते, महीना, तो इनको ज़ाहिर है कैसे इजाज़त मिल गई है? हुकूमत नहीं भेजा होगा, हुकूमत ही बात करना चाह रही है, अब हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर मरियम से शहबाज शरीफ नहीं मिलना चाह रहे तो फिर हम तो कुछ नहीं कर। अगर दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने की ख्वाहिश के ऊपर मुलाकात हुई है तो मरियम जो है जब अगली उनकी मुलाकात होगी या वो अदालत में आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें कि वो उनसे क्यों मिलना चाहते थे और उन्होंने क्या बात की। क्योंकि लग यूँ रहा है कि ये मरियम और शहबाज शरीफ साहब की एक अपनी लड़ाई है जिसके ऊपर वो पब्लिकली इस तरह से एग्रेसिव स्टांस लिए हुए हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में हैं और वो भी देख रहे होंगे कि मरियम उनकी जो गैर मौजूदगी है उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही हैं, किस तरह से उसका फ़ायदा उठा रही हैं। ट्रैक 2 डायलॉग की तजवीज़ कैसी है? इस चीज़ को एक साइड पर रख दें, हुकूमत ने भेजा या दुरानी साहब अपनी ज़ाती हैसियत में गए, तजवीज़ आई एक डायलॉग की ना, मुफाहमत की, बात आगे बढ़ाने की, मिलकर चलने की, ये तजवीज़ कैसी है? तजवीज़ ठीक है, मैं तो बिल्कुल इस हक में हूँ। शुरू से आपको पता है मेरा मौक़िफ़ है कि हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत होनी चाहिए। हम कोई एक पुराने वाइकिंग्स के या बादशाहों के दौर में तो नहीं है ना। हम तो आइडियाज़ की लड़ाई होती है अपोजिशन में और गवर्नमेंट में। एक अपोजिशन एक रियलिटी है, इट्स अ पॉलिटिकल रियलिटी, और उसको मद्देनज़र ही रख कर हमने आगे चलना है। और मेरी नज़र में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होने बहुत अच्छा है। बड़ी ज़बरदस्त बात है ये, बहुत बहुत शुक्रिया।